हेलो गाइस, आशा है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हिंदी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्णमाला का। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? वर्णमाला की। ठीक है। वर्णमाला से आपके प्रश्न जो हैं अच्छे खासे मिल जाते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, वर्णमाला से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम वर्णमाला के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ और साथ ही साथ थ्योरी में वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझे कि भाषा क्या है। भाषा संस्कृत के भास शब्द से बना हुआ है, भाषा। ठीक है। और भास का अर्थ होता है बोलना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको? भास यानी बोलना। अब भाषा की जो इकाई है, यूनिट है, वो कहलाती है वाक्य। अब वाक्य में भी ये सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। ये क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। तो बड़ी इकाई में अगर आप देखें तो वाक्य के बाद छोटा उपवाक्य, फिर पदबंध, पद, अक्षर, ध्वनि। तो यानी कि सबसे जो छोटी इकाई होगी वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी या फिर ध्वनि कहलाएगी। तो वर्ण कहते किसको हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसे ध्वनि कहा जाता है, और ध्वनि ही वर्ण कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ध्वनि बराबर वर्ण। यानी कि हम ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण आप समझ लिए। अब समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णों की माला, है ना? तो इसको अगर हम लोग परिभाषा में अगर देखें तो क्या कहेंगे इसे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर अगर हम पहले फिर से आ जाए वर्ण, तो वर्ण में क्या आएगा? जैसे वर्ण में अ, क, ख। ठीक है। ये सब क्या है? ये एक वर्ण है। ये सब क्या है? एक वर्ण है। और यही वर्णों की जब माला हो जाती है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह हो जाता है, तो वो कहलाता है वर्णमाला। अब वर्णों की व्यवस्थित समूह का मतलब क्या हो गया कि वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाएगा स्वर, और दूसरा व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन ये एक व्यवस्थित समूह हो गया। तो अब उस व्यवस्थित समूह को भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं। अब इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका व्यवस्थित जो है समूह क्या होगा, कैसे होगा, उसकी रचना कैसे होगी। तो यहां पर हम जब वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला जो है दो तरह के स्थितियों पर निर्भर करती है। वर्णमाला एक स्थिति है इसमें कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी? उच्चारण के बाद दूसरा क्या होता है? लेखन के आधार पर। ठीक है। तो अब हम श्लोक सीखने जा रहे हैं वर्णमाला का दो स्वरूप, पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। अब आपके सामने पहला प्रश्न ही यही आता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, यानी वर्णों की संख्या क्या होती है। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हमें अब अपना तरीका बदल देना पड़ता है। क्यों बदल देना पड़ता है? क्योंकि हम दो तरह के वर्णमाला की बात करते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या और लेखन के आधार पर वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो यहां पर उच्चारण के आधार पर अगर हम कहें तो यहां पर वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्णों की संख्या ये हो जाएगी आपका 45 वर्ण।
इसको वर्ण लिखते हैं, 45 वर्ण। ठीक, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या ये हो जाएगी आपकी लेखन के आधार पर 52 वर्ण। कितना हो जाएगा? 52 वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 52 वर्ण यहां होगा लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होंगे। अब इसको विस्तार में देखा जाए कि क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। अब यहां पर भाई उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 45। तो 45 कैसे हो गया? तो स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वर कितने हो गए? 10। अब दूसरा जो होता है वो होता है व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या। तो लो भाई व्यंजनों की संख्या भी आ गई। कितने व्यंजन हो गए? 35 व्यंजन। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितने हो जाएंगे? 45 वर्ण। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो समझ में आ गया कि 45 वर्ण कैसे होंगे, स्वर 10 होंगे, व्यंजन 35 होंगे, लेकिन कौन कौन सा होगा ये भी तो हमें बताइए। तो चलिए भाई इसको भी बताते हैं। अब उच्चारण के आधार पर स्वर जो होगा, स्वर कौन कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब व्यंजनों की संख्या देखी जाए, व्यंजनों की संख्या। ठीक है, व्यंजनों की संख्या किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा किसके आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय? उच्चारण के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आ गया आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, पहले इसकी बात कर लें कि ये कितने होंगे। तो क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो इसकी अगर संख्या देखी जाए, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये टोटल कितने हो गए आपके? यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने हो गए? 25। ध्यान रखिएगा ये 25 तो हो गए आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसके बाद और क्या क्या होंगे ये भी देखते हैं। उसके बाद होगा आपका अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण ये कौन सा वर्ण होगा? य, र, ल, व, य, र, ल, व। फिर उसके बाद आएगा ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण क्या आ जाएगा? श, ख भी बोलते हैं इसको, श भी बोलते हैं, श, श, स और ह। ये कौन सा हो गया? ये आपका
ऊष्म वर्ण हो गया। ऊष्म वर्ण के बाद फिर आपका आएगा, अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए, ये 4 और ये कितने हो गए आपके 4, तो टोटल कितने हो गए आपके 8। तो अब इसमें 25 में अगर हम 8 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 25 में अगर हम 8 जोड़ें 13 और ये हो जाएगा आपका 33। जरा सा एक स्लाइड पीछे चले, एक स्लाइड पीछे में इस वाले में एक द्विगुण व्यंजन आता है। कौन सा व्यंजन आता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब द्विगुण व्यंजन क्या आएगा, ये आएगा ढ और ढ, ये आएगा। ठीक है, तो ये दो और जोड़ लिया जाए तो इसमें 25 और 2 कितने हो गए 27। ठीक, अब यहां पर ऐड कर लिया जाए 2 तो कितने हो गए 35। तो नंबर ऑफ जो वर्ण हैं वो कितने हो गए आपके 35। तो यही 35 की बात हम लोगों ने यहां पर की थी कि व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 35 होगी, यही हम लोगों ने कहा था। और यहां पर आपको देख रहे हैं कि यहां व्यंजनों की संख्या 35 कैसे हो गया, 25 तो ये हो गया सीधे और 2 ये 27 हो गया, और 27 और 4 अंतस्थ और ऊष्म मिला करके 8 व्यंजन ये हो गए, और टोटल कितने हो गए आपके 35 व्यंजन हो गए। तो ये आपने समझा, ये आपने समझा उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि लेखन के आधार पर 52 कैसे आते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, इसको भी काउंट कर लिया जाए, इसे भी जोड़ लिया जाए। ठीक है, पहले स्वर देखा जाए तो स्वर की 10 बात हो चुकी थी। देखिए अ, आ, ई, ठीक है, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यहीं तक हुआ था। ठीक है, फिर आ जाता है आपका अंग, अह। ठीक है, और यहां पे आ जाता है आपका री। क्या आ जाता है आपका यहां पे री। ठीक है, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो नंबर ऑफ वर्ण कितने हो गए, कुल वर्ण कितने हो गए, कुल वर्ण हो गए आपके 13। तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई 13। अब यहां पर आइए, यहां पर हम व्यंजन की बात करें, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या। तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनकी संख्या कितनी है 25। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने हो गए 2, दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब ऐसे चलेंगे। उसके बाद ये आपका 27 और उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ कितने हो गए 4, फिर ऊष्म कितने हो गए 4, और फिर आता है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या क्या है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, कितना हो गया 4। तो ये भी आप ऐड कर लीजिए 4। तो 25 27 27 और 12 कितना हो गया, देखिए 25 2 और प्लस
ये तीनों मिला के कितने हो गए 12। ऐड कर लीजिए कितना हो गया 2 2 4 और 5 कितना हो गया तो ये 5 2 7 2 9 2 और 1 3 39 39 और 13 यहां पर 39 और 13 2 12 हो गया 9 3 12 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 कितने हो गए 52 वर्ण। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ये कितना हो गया 39। और यहां ऊपर आइए स्वरों की संख्या कितनी हो गई 13 और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 39। तो स्वर प्लस व्यंजन ठीक है बराबर कुल वर्ण। ठीक तो कुल स्वर कितना हो गया 13 और प्लस 39 कितना हो गया 52 वर्ण। यही आपको बताना। देखिए द्विगुण को आप जान ही रहे हैं, अंतस्थ आप सीख ही चुके हैं, ऊष्म सीख ही चुके हैं, सिक्त व्यंजन यहाँ पर है। ठीक है तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जो है संयुक्त व्यंजन को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और उसके विषय में बताते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या था हमारा, संयुक्त व्यंजन था छ त्र ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन का मतलब दो व्यंजन से मिलकर बनने वाले, दो व्यंजन के योग से बना। ठीक, छ का मतलब क्या हो गया, किससे किससे मिला है, क और श। त्र किससे बना है, त और र। ज्ञ किससे बना है, ज प्लस इ से मिलकर के बना है। इ से। स्र किससे मिलकर बना है, स और र से मिलकर बना है। इसीलिए इसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है इसे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो तुरंत हमसे पूछिएगा। कैसे पूछेंगे, जीएस विद दिनेश सर टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के आप हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन पूछने से पहले आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा होगा उसके स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वहां पर हमें भेजिएगा, इंडिविजुअल विंडो में भेजिएगा या ग्रुप में भेजिएगा, हम आपकी चीजों को देख करके आपका जवाब बताएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अलग से स्वर और अलग से व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई वर्णों की संख्या कितनी होती है, लेकिन अब हम लोग अलग से पढ़ने जा रहे हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या 2 होता है। उच्चारण के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर 13। ठीक है, ये होती है। अब स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वर कितने रूप में बांटे गए हैं, ये भी हमको जानना है। चलिए ये भी जान लेते हैं। स्वरों के प्रकार,
पहला प्रकार क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उच्चारण में कम समय लगे। जब हम उच्चारण करते हैं ह्रस्व स्वर का तो उसमें बोलने में हमें कम समय लगता है। जैसे अगर हम कहें अ इ उ, तो ये जो है ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होता है भाई? दीर्घ स्वर उच्चारण में अधिक समय लगे। उच्चारण में अधिक समय लगे। जितना ह्रस्व स्वर में समय लगता है उससे एक मात्रा अधिक लगे तो वो कहलाता है आपका दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब आइए और की बात करें। तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर। वो क्या होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे, जो दीर्घ की तुलना में अधिक हो। ठीक है, जैसे दीर्घ स्वर हम लोग जब देखते हैं उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उससे अधिक समय लगे। जो दीर्घ स्वर के उच्चारण की तुलना में अधिक समय लगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो हम जैसे बुलाते हैं, ये वाला साइन लिखा होता है ना? उदाहरण, राम ऐसे बोलते हैं, राम। तो देख रहे हैं ना, एक तो हमने बोला राम, एक बोला राम। ऐसे नाटकों वाटकों में बुलाया जाता है। एक ही चीज को पहला जो वर्ण है उसको इतना ज्यादा खींच दिया जाता है और बाद के वर्ण को धीरे से बोला जाता है, तो ये कहलाता है प्लुत स्वर। ये क्या होता है? पुकारने में या नाटक में प्रयोग होता है। ठीक है, प्लुत स्वर जो है या तो आपका पुकारने में किसी को बुलाया जाएगा या तो फिर नाटक में इसका प्रयोग होगा। अन्य जगहों में वो दो ही स्वरों का इस्तेमाल होता है, ह्रस्व या दीर्घ का। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है ना। अब आइए आपको बताते हैं कि जीभ के प्रयोग से कितने प्रकार के स्वर होते हैं, है ना। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का प्रकार। तो पहला प्रकार क्या होता है? अग्र स्वर। दूसरा प्रकार क्या होगा? मध्य स्वर।
तीसरा प्रकार क्या होगा, वो होगा पश्च स्वर। ठीक है ना, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये होता है, अग्र स्वर कैसे होता है, मध्य स्वर और कैसे होता है आपका पश्च स्वर। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर सूचित करिएगा कि सर यहाँ हमें दिक्कत आई है, ये चीज हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है ना, कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा सीखने में। चलिए पहले को देखते हैं, अग्र स्वर। अग्र स्वर, ये अग्र स्वर क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होती है। अब अग्रभाग से, अब जैसे आप बोल के देखिए, ऐसे लिखावट में मत जाइएगा कि सर ने लिख दिया तो वो सही है, नहीं, आप बोल के देखिए पहले। जैसे हम बोलते हैं ई, 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 आगे का जीभ जो है वो कंपन करता है। ए, आए, जीभ पकड़ लेंगे तो ये उच्चारण नहीं हो पाएगा। ये क्या है, अग्र स्वर है। बोल के देखिएगा, अभ्यास करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर, स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम दे दिया, कार्यरत हो, कार्य करे, मध्य भाग जीभ का। जैसे उदाहरण, आपका जो आगे का जीभ है वो भी कांटेक्ट में नहीं रहेगा, पीछे का भी नहीं रहेगा, बीच वाला जो है वो कंपन करेगा। बोल के देखिएगा, ठीक है। पश्च स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, पश्च स्वर में स्वरों का उच्चारण के समय जीभ का पिछला भाग काम करता है। स्वरों के उच्चारण के समय जीभ का पिछला भाग काम करे। उदाहरण देख लीजिए। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये समझ नहीं पाएंगे, रटना नहीं है आपको। ठीक है, बोल करके समझना है। जैसे देखिए, बोलिए, आ, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, जीभ का पिछला भाग, यानी जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसमें जीभ का पिछला भाग कांटेक्ट में रह रहा है, चाहे वो हवा के कांटेक्ट में हो, चाहे वो कंपन के यानी घोष के रूप में हो, लेकिन पिछला भाग ही एक्टिव है, इसीलिए ये पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अब प्रश्न भी आपके इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा है। इस तरह से चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब आइए बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं भाई, व्यंजन का मतलब होता है जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की
स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक व्यंजन में अ जो है वो मिला रहता है, अ स्वर मिला रहता है। यहाँ पे प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जो है वह मिला रहता है। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए लाइन खींचते हैं हम यहां पर। यहां पर एक हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग के बाद उच्चारण का स्थान हो गया, और उच्चारण का स्थान के बाद ये आपका हो गया, और छोटा छोटा कर ले, क हो गया, और ये हो गया आपका ख, ये हो गया आपका ग, ये हो गया आपका घ। ठीक है, और ये हो गया आपका अंग। ठीक है ना, क्लियर है। यहां पर हम क्या रखें, वर्ग। ठीक, वर्ग हो गया। ये क्या है, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। इसको कहेंगे अघोष अल्प प्राण। ठीक है, इस वाले को कहेंगे अघोष महाप्राण। अभी ये सब चीज समझा रहे हैं आपको, कैसे है, क्या है, क्यों है ना। इस वाले खाने को कहेंगे सघोष अल्प प्राण। इस वाले खाने को कहेंगे सघोष महाप्राण। और इसे कहेंगे सघोष अल्प प्राण नासिक्य। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। इधर एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक, पहला क्या है, वर्ग में क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, उच्चारण का स्थान क्या है, ये आपका क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। उच्चारण का स्थान क्या है, कंठ। इसको बोलते हैं कंठ वर्ग या कंठ वर्ण। वर्ण कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, कंठ वर्ण। ठीक है, या कंठ वर्ग कह सकते हैं। च जो है वो क्या है आपका, तालव्य। तालव्य, तालव्य में क्या आएगा, च,
छ ज झ इय। ट जो है वो आपका मूर्धन्य है। मूर्धन्य क्या होता है, तालव्य क्या होता है, उसका सबका भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे होता है ट, ठ, ड, ढ, अण। तो जो है वो आपका क्या है, दंत है। ये क्या है आपका, दंत। दंत में क्या है, त, थ, द, ध, न। प में क्या है आपका, ओष्ठ। ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब यहां से खेल शुरू होगा आप लोगों का। जो क्वेश्चनायर की संख्या होगी वो यहीं से आपकी बढ़नी शुरू होगी। यहीं पर आपको थोड़ा सा एकदम सचेत होकर के ध्यान से देखना होगा। बार बार इस लिस्ट का प्रयोग हमें करना है, बार बार करना है। ये हम अभी आपको बताएं, इसके पहले हम घोष क्या होता है वो बता दें, प्राण क्या होता है वो बता दें। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक लिस्ट यहां पर आपको बताते हैं कि घोष क्या होता है, घोष और प्राण। घोष और प्राण क्या होता है। ठीक है। यहां देखिए हमने क्या लिखा है, यहां हमने लिखा प्राण, ये देख रहे हैं ना, यहां हमने क्या लिखा, प्राण लिखा है, ये लिखा। यहां हमने क्या लिखा, घोष लिखा, प्राण लिखा, घोष, घोष प्राण, घोष प्राण लिखा है ना। तो कहीं अल्प प्राण लिखा है और कहीं महाप्राण लिखा है। ये क्या नेचर है भाई, कहीं अघोष लिखा है और कहीं सघोष लिखा है। तो इसको समझना है हमें कि घोष और प्राण क्या होता है। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। स्वर तंत्र में ध्वनि का कंपन। अगर हम कोई भी ध्वनि यानी कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें हमारे स्वर तंत्र में कंपन अगर उत्पन्न होता है तो उसे कहेंगे घोष और यानी सघोष, और जहां कंपन नहीं पैदा होता है वहां कहेंगे अघोष। ठीक है। तो स्वर तंत्र में कंपन होना घोष कहलाता है। घोष का दो भाग बढ़ जाता है, एक होता है अघोष, अघोष, और दूसरा होता है सघोष। ठीक है। अघोष में कंपन नहीं होता है और सघोष में कंपन होता है। ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ये समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर हम क बोलते हैं, आप आंख बंद कर लीजिए, बोलिए क। स्वर तंत्र जहां पर है गले के अंदर, वहां पे कंपन हुआ क्या, नहीं हुआ। अब जरा ख बोलिए, ख नहीं हुआ। जरा ग बोलिए, ग। अंदर गले के अंदर स्वर तंत्र होता है, वहां पे कंपन हो रहा है, तभी आप ग बोल रहे हैं, अन्यथा नहीं बोलते। और बिना स्वर तंत्र के कंपन कराए अगर बोल देंगे तो उच्चारण गलत होगा, तो लिखावट भी गलत हो जाएगी। घ बोलिए, घ। अंदर गले के अंदर कंपन महसूस हो रहा है। इय, इय,
बार बार बोलिए, बार बार बोल करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर में हम बताना क्या चाह रहे हैं। कंपन हो रहा है या कंपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राण की। भाई प्राण क्या है? तो प्राण का मतलब होता है कि हवा। प्राण का अर्थ है हवा। प्राण में दो प्राण होता है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है, बताइए क्या लिखवाया है, महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण में व्यंजन के उच्चारण के समय मुंह से कम हवा निकलती है। व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है। मुंह से कम हवा निकलती है। महाप्राण में व्यंजन के उच्चारण के समय मुंह से अधिक हवा निकलती है। ठीक है, अब इसका जरा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। कैसे? देखिए, अल्प प्राण, ये जितनी भी लाइन के कंटेंट हैं वो सब अल्प प्राण हैं। ये जितने भी हैं वो महाप्राण है। यानी इसको क च ट त प बोलने में हवा मुंह से कम निकलेगी, लेकिन वहीं अगर आप ख छ ठ थ फ बोले सांस फूल जाएगी। लगातार 4-5 बार बोलने के लिए कह दिया जाए तो सांस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि इसको बोलने में ज्यादा वक्त लगता है, हवा ज्यादा मात्रा में निकल रही है, इसलिए क्योंकि ये महाप्राण वर्ण हैं। अघोष कहने का मतलब है इसको जब हम बोलेंगे तो गले के अंदर घनघनाहट नहीं होगी। तो अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पहले आता है अल्प, फिर आता है महाप्राण। दो जो सेक्शन है यानी पहला और दूसरा वो अघोष है और बाकी तीनों जो हैं वो क्या हैं? सघोष हैं। तो ये एक टेक्निकल चीज हो गया जानने का। जैसे अल्प प्राण का देखा जाए तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अल्प प्राण में देखा जाए तो क्या है? देखिए, पहला, तीसरा और अल्प प्राण यहां है ना, पांचवा। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए ना। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या है? अल्प प्राण है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, देखिए हर वर्ग का, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, हर वर्ग का जो है दूसरा और चौथा व्यंजन। देखिए दूसरा ये वाला और चौथा व्यंजन क्या है? महाप्राण है। यहां पे लिख देते हैं, हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या? किसका वर्ण? व्यंजन वाले का वर्ण क्या है? महाप्राण है। ठीक है, समझ में आ रहा है? महाप्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अब आप यहां पे देख चुके होंगे, क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछेगा कि च जो है क्या है? अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण छ है। तो इस तरह से आप कई बार इसको दोहराएंगे और समझेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा।
एक वीडियो इस पे और बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चनर कराएंगे ताकि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की, और वह उच्चारण के आधार पे कौन सा स्थान रखता है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व, यही तो है ना। य क्या है? तालव्य। ठीक है, र क्या है? आपका दंतमूल, दांतों के नीचे वाले र बोलते समय आपकी जो जीभ का अग्रभाग है वो दांतों के मसूड़े के जो जड़ है उसमें टच करता है, उसे दंतमूल कहते हैं। ठीक है, ल, अब यहां पे आ गया ल क्या है आपका? ये भी दंतमूल है। ठीक है, वो क्या है? वो जो है वो आपका दंतोष्ठय है। दंतोष्ठय मतलब दांत और ऊंट। यहां पे दंतोष्ठय का मतलब क्या हो गया? दांत और निचला होंठ। ठीक है, दंतोष्ठय उसको व, आप जब भी बोलेंगे व तो नीचे वाला ऊंट ऊपर दांत में चेक कर ले रहा है, यानी कि दांत से स्पर्श कर ले रहा है, तभी हम व का उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं ऊष्म और संघर्षी का। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? श या ख बोलते हैं, स और ह। श जो है वो कौन सा है? तालव्य, तालू टच करती है। ठीक है, श क्या है? ये मूर्धन्य है, बोलते हैं तो मूर्धन्य। ख, अगर हम ख बोलेंगे तभी मूर्धन्य होगा, स बोलेंगे तो मूर्धन्य नहीं होगा। ठीक है, ये मूर्धन्य है। स जो है वो क्या है आपका? स जो है दंतमूल है, दंतमूल है। ह क्या है? ह जो है आपका कंठ के भीतर स्थित है ना, स्वर स्वर तंत्रीय है, स्वर तंत्रीय है, कंठ के भीतर से इसकी आवाज आती है ह, है ना। तो ह जो है आपका क्या है? अब इसको जरा देखते हैं, ये चारों जो हैं वो किस कैटेगरी में है? अगर सघोष अघोष में देखते हैं तो ये जो चारों हैं श ख श ह, ये हैं आपके अघोष। अघोष क्योंकि इनको बोलने पर कोई टंकार सुनाई नहीं पड़ रही है, और महाप्राण, और महाप्राण व्यंजन। ठीक है, इसको भी हम लोग इसी तरह कर लेते हैं। ये जो है आपका, ये जो है ये क्या है आपका? ये भी जो है सघोष अल्प प्राण है। ये क्या है? सघोष अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण का मतलब आपको उच्चारण करते समय कम समय लगाना पड़ रहा है। सघोष का मतलब आप जब भी इसको बोलेंगे तो आपके गले में झनकार उत्पन्न होगी, जैसे य, र, ल, व, ऐसे लग रहा है जैसे कंठ से कोई भी बात निकाली जा रही हो। तो इस तरह से ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन सघोष अल्प प्राण है, और आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आपका अघोष महाप्राण है। ऊष्म क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसको बोलते समय शरीर से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकलता है, गर्मी पैदा होती है। इसको अगर लगातार बोल दे दिक्कत हो जाएगी। श, ख, स, ह, दम निकलने लगता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कौन कौन होते हैं? इसके अलावा जो होते हैं वो आपके क्या है? अयोगवाह, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है।
अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार, और दूसरा आपका क्या है? अनुस्वार के साथ विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार किसे कहते हैं? जहां पर एक मात्रा हो और वो मात्रा बिंदी जैसा है। विसर्ग में खड़ी पाई हो और उसके बगल में दो मात्रा हो, तो ये आपका विसर्ग कहलाएगा, ये आपका अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है, विसर्ग में पार्श्व में बिंदु, पार्श्व का मतलब बगल होता है, और यहाँ पर जो है ऊपर बिंदु होता है। ठीक है ना, तो ये आपका अनुस्वार है, ये विसर्ग है। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब हम एक और वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम आपके प्रश्न सॉल्व करवाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उस चीज को आप टैकल करेंगे। ठीक है, एक बार और इसको हम समझा देते हैं। ये वाला चार्ट, जैसे कंठ से जब हम इसको बोलेंगे क ख ग घ, तो सारी ध्वनियां जो है कंठ से निकलेगी। तालव्य, तालव्य का मतलब होता है तालु। जब हम च छ ज झ ये का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ जो है तालु को स्पर्श करेगा। मूर्धन्य, हमारी जीभ उलट करके मूर्धा को छुएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें, जैसे कि ये हमारा नासिक के है, ये हमारा मुंह का है, यहाँ पे दांत है। ठीक है, ये हमारी जीभ है। अगर जीभ यहाँ टच कर रही है तो ये क्या है? तालु है। ठीक है, अगर जीभ यही यहाँ टच कर रही है तो ये क्या है? मूर्धा है। ठीक है, ये मूर्धा है। ठीक है, यही जीभ अगर दांत में टच कर रही है तो ये क्या है? दांत है। और यही, ये देखिए ये ओंठ है ना, ये यहाँ पे ओंठ है। अगर ओंठ को आपस में टच कर रहा है तो वो क्या हो गया? आपका ओष्ठी हो गया। तो जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जान पाएंगे, ऐसे में नहीं, ऐसे तो रटना पड़ेगा। आप बोलिए ट, ठ, ड, ढ, और जीभ आपकी मुड़ रही है, पीछे की तरफ मुड़ रही है, यानी जीभ आपकी ऐसे है और ऐसे हो जा रही है। ये एक तो जीभ ऐसे होती है और ये जीभ क्या है? आपस में मुड़ जा रही है, तो इसलिए इसको मूर्धन। दंत, बिना दांत के आप त, थ, द, ध, न नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दांत का स्पर्श करती है जीभ का अगला भाग। तो जीभ का अगला भाग जो स्पर्श करता है, इसीलिए इसे दंत वर्ग में रखा गया है। ओष्ठ में आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। आपके दोनों ओठों का स्पर्श इस पर होता है, और दोनों ओठों का जब स्पर्श होगा तभी ये प, फ, ब, भ और म का उच्चारण आप कर पाएंगे। अगर आपके ओठ में दोनों में से कोई एक पकड़ लिया जाए तो आप नहीं बोल पाएंगे। घर में प्रैक्टिस करके देखिएगा। कहीं कोई अगर दिक्कत आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, एनी टाइम, एनी टाइम जीएस विथ दिनेश सर। ठीक है, जीएस विथ दिनेश सर। ये क्या है? हमारा जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, फ्री फॉर ऑल, सभी के लिए है। जीएस विद दिनेश सर पे आइएगा और आप अपने प्रश्न को वहां पर दीजिएगा। हम आपके प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि कहाँ गलती आपसे हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हम एक और वीडियो नीचे बना दे रहे हैं, आप उसमें इसके प्रश्न को देख लीजिएगा, यानी वर्णमाला भाग 2, जिसमें हम प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।